नमस्ते मेरे उत्तर प्रदेश के प्यारे भाइयों। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि यूपी कांस्टेबल 2025 की परीक्षा के लिए जो 8, 9 और 10 जून को होनी है, मैं आपको 10 एग्जाम पेपर सॉल्व कराऊंगा। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है और बड़े ढोल नगाड़े के साथ मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। ये हमारा 10वां एग्जाम पेपर है जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं प्यारे भाई। यानी कि हर एग्जाम पेपर में 25 क्वेश्चंस थे, तो मैं आपको 250 यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस से अलग हटके और एग्जाम्स के प्रीवियस के बेस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन जो कांस्टेबल के एग्जाम के को फॉलो करते हैं, उसके पैटर्न में फिट बैठते हैं, मैंने आपको ऐसे 10 एग्जाम पेपर 250 क्वेश्चंस करा दिए। ये आखिरी मौक, आखिरी प्रहार है प्यारे बच्चों। अगर आप सभी लोगों ने ये 10 के 10 एग्जाम पेपर मेरे साथ सॉल्व किए हैं तो भाई बहुत बढ़िया बालक हो आप। आपको मजा भी आया होगा। ये कंटेंट आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। और मेरी तरफ से जिन भी बच्चों का पेपर होना है 8, 9, 10 जून को, मैं आपको गुड लक विश करता हूं, बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे आपको आपकी करी गई मेहनत का पूर्णतया फल मिले। ठीक है बच्चे। हमने अपने चैनल पर इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 मैथ्स। ठीक है ना। इस प्लेलिस्ट में सारे के सारे एग्जाम पेपर हमने यहां पे ऐड कर रखे हैं। ठीक है बच्चों। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं या रिवीजन आप कर पाओ लास्ट टाइम पे, तो मैं इन सभी 10 एग्जाम पेपर को मर्ज करके एक सिंगल वीडियो बना के भी अपलोड करा दूंगा। है ना बच्चों। तो एक सिंगल वीडियो भी हम संडे को कर लेंगे, एक पूरी वीडियो जो है अपलोड करा देंगे, जिससे कि एग्जाम टाइम पे आप जल्दी जल्दी उसको खड़खड़ करके रिवीजन कर पाए। ठीक है ना मेरे भाई। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम 10वां लास्ट एग्जाम पेपर। यूपी कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने। ये 3 कारों को समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात 12:15:10 है। 3 कारों की चाल का अनुपात ज्ञात करें। 3 कार समान दूरी जाती हैं। पहली कार, दूसरी और तीसरी कार जो समय लेती है, समय का रेशियो 12:15:10 है। 3 कार सेम दूरी जाने में अलग अलग समय ले रही हैं, तो क्या पूछा, इनकी स्पीड का रेशियो। आप बताओ, क्या आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता? अगर डिस्टेंस सेम रहती है तो स्पीड और समय का अनुपात एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा। ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं? अगर 3 कारों द्वारा समान दूरी जाने में लगने वाले समय का रेशियो 12:15:10 है, तो इन तीनों कारों की स्पीड का रेशियो क्या आएगा, टाइम के रेशियो का उल्टा कर देंगे। 1/12 रेशियो 1/15 रेशियो 1/10। अब जब तक आपको एक कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे, आप कर पाओगे सवालों को? नहीं, जल्दी कर ही नहीं पाओगे पेपर में। तो 12:15:10 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, 60। तो पूरे रेशियो को 60 से गुणा कर देंगे। 12×5 = 60, 15×4 = 60 और 10×6 = 60। ये तीनों कारों की चाल अलग अलग है, उसका रेशियो आ गया 5:4:6। आसान है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। ये बताइए, दूसरा सवाल आपके सामने बेस्ट क्वेश्चन है, सीधे आपको पेपर में सवाल दिख जाएंगे प्यारे भाई इन पर बेस्ड। साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर से, प्रतिशत में बताना, दशमलव के 2 स्थान तक, 24 वर्ष में कोई धनराशि 5 गुना हो जाएगी? किस ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि कितने साल में, 24 साल में 5 गुना हो जाएगी? 5 गुना होने का मतलब समझते हैं? 5 गुना होने का मतलब है आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया तो 5 रुपए बन गए, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला, 4 गुना। 4 गुना ब्याज मिला कि नहीं? परसेंटेज में कितना, 400%। तो आपको 400% ब्याज मिला। 1 रुपए अगर 5 रुपए बन गए तो 4 रुपए आपको ब्याज मिला है ना, 1 रुपए पर, तो 400% आपको ब्याज मिला। लेकिन कितने वर्षों में, 24 सालों में। 24 साल में तो हर एक साल में कितना ब्याज मिलता है, 24 से डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों। ये आगे आपका आंसर किससे जा रहा है, 8 से। 450 पर 24/3, 50/3%। 50/3 का मतलब 16.66, 16×3 = 48, 16.66% ब्याज की दर आ गई। बात तो इससे आसान है कोई सवाल? बिल्कुल भी नहीं। आइए बच्चों ये बताओ, एक विक्रेता ने 99,000 में एक लैपटॉप खरीदा। वह इसके अंकित मूल्य पर 37% की छूट देता है और फिर भी 40% लाभ प्राप्त करता है। लैपटॉप का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, अगर ये सवाल पढ़कर आपके दिमाग में अप्रोच नहीं आ रही है सीधे सीधे, यानी कि आपकी तैयारी खोखली है। एक सेलर ने 99,000 में एक लैपटॉप खरीदा है, लैपटॉप का क्रय मूल्य है।
खरीदने के बाद सेलर ने क्या रखा, उसका एमआरपी फिक्स किया, अंकित मूल्य पर 37% छूट देता है और कितना लाभ होता है, 40% लाभ प्राप्त होता है। अगर किसी भी सवाल में छूट का प्रतिशत दिया है, लाभ का प्रतिशत दिया है, तो ऐसे हर एक सवाल को आप कौन से कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हो, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, यही कॉन्सेप्ट लगेगा और कुछ लगेगा ही नहीं। डिस्काउंट दिया है 37%, यहां से क्रिय मूल्य संकित मूल्य का सीधा अनुपात आ जाएगा, डिस्काउंट है 37, तो 100 माइनस 37 63, प्रॉफिट कितना होता है 40%, 100 प्लस 40 140, किससे कटा प्यारे बच्चों, ये 7 से कट गया ना, 7 राम 63 और 7 से 140 20 बार, 9:20। ये वस्तु के क्रिय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या आ गया, अनुपात। विक्रेता ने लैपटॉप कितने में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस कितना है 9 यूनिट, खरीदा कितने में था 99,000 में, तो 9 यूनिट की वैल्यू ही 99,000 रुपए। बताओ कितने गुना, 9 से 99,000 कितने गुना, 11,000 गुना। तो 20 यूनिट अंकित मूल्य की वैल्यू भी, 20 यूनिट की वैल्यू भी 11,000 गुना आ जाएगी ना बच्चों। तो कितना आ जाएगा ये 2,20,000 रुपए। इस सवाल का आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल ऐसे खटाक से हो जाएंगे। यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था उसमें इस तरह के ढेरों सवाल थे हर शिफ्ट में, है ना बच्चों, इस कॉन्सेप्ट पर जी। सवाल नंबर 4, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 57% अधिक रखता है। व्यापारी ने सामान का जो एमआरपी रखा है अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 57% बढ़ा के रखा है। अंकित मूल्य पर व्यापारी 22% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है बताओ। इससे महत्वपूर्ण सवाल कोई होता है डिस्काउंट चैप्टर में, नहीं। कॉन्सेप्ट भी समझो प्यारे भाई। एक व्यापारी जो है अपने सामान का मार्क प्राइस या अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितना बढ़ा के रखता है, 57%। फिर 57% ज्यादा है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से, मार्क प्राइस पे छूट देता है कितना, मार्क प्राइस पे 22% छूट देता है। 22% छूट देने के बाद वो बेचता है। तो पूछा कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ मतलब क्रिय मूल्य से आपका विक्रय मूल्य कितना अधिक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो क्या आएगा 57 और -22 का सक्सेसिव। ये होता है मार्कअप परसेंटेज, ये है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट मतलब माइनस होगा, कम किया गया अंकित मूल्य को। तो प्रॉफिट परसेंटेज कभी भी आपको निकालना हो ऐसे सवाल में क्या आएगा, मार्कअप प्रतिशत और डिस्काउंट प्रतिशत का सक्सेसिव फॉर्मूला लगाएंगे। 57 और -22 का, 57 -22 -57 गुणा 22 बटे 100। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 57 -22 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 35 माइनस 57 गुणा 22 कितना आ जाएगा बताइए, 22 की 50 में गुणा करो 1110 है ना बच्चों, 22 पंजे 110, फिर 22 की 7 में गुणा कर लो 154, तो 1110 में जब आप 154 जोड़ेंगे तो 1264, 1264 बटे 100 कितना आ गया 12.64। तो 35 में से आप लोग 12.64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों बताइए, 12.64 घटाएंगे अगर आप 1254 आएगा, सॉरी 12.54, ठीक है बच्चों। तो आंसर क्या आ जाएगा 22.46%, ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत। 35 में से आप पहले क्या घटा लेंगे 13, तो 22 बचेगा, पिन 0.54 को और माइनस कर लो 1 में से तो 0.46, 22.46% आपका लाभ हो जाएगा, कोई दिक्कत। मार्कअप प्रतिशत और डिस्काउंट का सक्सेसिव लगा के आपका आंसर आ जाएगा, कितना भी टफ डाटा क्यों ना हो। बताइए, 2 पाइप एक टैंक को 10 और 12 मिनट में भर सकते हैं। एक अपिस्ट पाइप प्रति मिनट 144 गैलन की दर से टैंक को खाली कर सकता है, यानी कि 2 पाइप भरने वाले हैं, एक खाली करने वाला है। तीनों पाइप एक साथ मिलकर टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दी जाएं तो टैंक 30 मिनट में भर जाता है। टैंक की कैपेसिटी बताइए, टैंक की धारिता बताइए। धारिता मतलब टैंक में कितने गैलन पानी आ सकता है। गैलन जैसे हम लीटर में नापते हैं ना, वैसी द्रव नापने की एक इकाई है। बताओ बच्चों, देखिए
दो पाइप हैं एक टैंक में भरने वाले, इनको मैंने नाम दे दिया ए और बी, और एक है खाली करने वाला वेस्ट पाइप, इसको हमने नाम दे दिया सी। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। इस सवाल में क्या दिया, इस सवाल में बताया कि एक वेस्ट पाइप यानी कि टंकी खाली करने वाला पाइप 144 गैलन पर मिनट की दर से खाली करता है, यानी कि इसकी क्या दी है बच्चों, ये एफिशिएंसी। तो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या निकालना है, इस खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी निकालनी है कि नहीं बच्चे। अब यहां पे दो पाइप हैं ए और बी, ए टंकी भर सकता है 10 मिनट में और बी 12 मिनट में। तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दे जाएं ए बी और सी, तो टंकी कितने मिनट में भर जाती है, 30 मिनट में भर जाती है। तो 10, 12 और 30 का एलसीएम, टंकी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 10, 12 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। टंकी की कैपेसिटी हमने मान ली 60 यूनिट, तो पाइप 60 यूनिट 10 मिनट में भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा, 60/10 5। बी 60 यूनिट 12 मिनट में भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा, सॉरी 6 आएगा, 6। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। तीनों पाइप मिलकर 60 यूनिट टैंक भरते हैं 30 मिनट में, 1 मिनट में कितना भरेंगे, 2। ये एफिशिएंसी आ गई प्यारे बच्चों। अब आप खुद बताओ यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6, बी की कितनी है, 5, तीनों पाइप की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है, तो 6 + 5 11 हो रहा है। तो इस जो खाली करने वाला पाइप सी, इसकी क्या एफिशिएंसी होगी, 6, 5, 11 में क्या घटाएं कि 2 आ जाए, -9। ये -9 आ गया है कि नहीं बच्चों। एफिशिएंसी का मतलब पर मिनट कोई पाइप कितनी टंकी भरता है या खाली करता है। अगर यहां पाइप सी की एफिशिएंसी -9 आई है, इसका मतलब कि पाइप सी हर मिनट 9 यूनिट टंकी खाली करता है। जबकि सवाल क्या कह रहा है कि ये जो आपका वेस्ट पाइप है, ये पर मिनट कितनी टंकी खाली करता है, 144 गैलन। तो 9 यूनिट की वैल्यू ही 144 गैलन के बराबर है कि नहीं बच्चों। कितने गुना, 16 गुना, 16 निम्मा 144, 16 गुना। आपसे क्या पूछे, टंकी की कैपेसिटी, टंकी की धारिता हमने मानी थी बच्चों 60 यूनिट, तो 60 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी यहां पर, 16 गुना। तो 60 गुना 16 कितना आएगा, 960 गैलन। ऑप्शन नंबर डी, 16 6 कम 96। बढ़िया सवाल है, समझ में आया। इस तरीके से तो ये अटैक करा करो सवाल पे कि सवाल में क्या चीज दी है, वो सोचा करो, तब सवाल सॉल्व होगा। सवाल नंबर 6, ये यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का सवाल है, सेम टू सेम। एक धनराशि 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई थी। तो हमने कुछ पैसा उधार दिया 2 साल के लिए 20% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ब्याज के रूप में 723 रुपए अधिक मिलते। ये ब्याज कैसे कंपाउंड हो रहा है, वार्षिक। सवाल ये कह रहा है अगर ब्याज वार्षिक की बजाय अर्धवार्षिक संयोजित होता, हाफ ईयरली कंपाउंड होता, तो उसी धनराशि पर ब्याज कितना, 723 रुपए अधिक मिल जाता। समझे ना प्यारे बच्चों, आपसे पूछा धनराशि क्या है, समझे ना। बहुत शानदार सवाल है। क्या आप इस सवाल पढ़ के समझ पा रहे हैं कि इस सवाल क्या कह रहा है। वार्षिक संयोजित करने पर और अर्धवार्षिक संयोजित करने पर समय क्या है, 2 साल। 2 साल में ब्याज का अंतर दिया है 723 रुपए, है कि नहीं। आपने एक धनराशि उधार दी 20% ब्याज की दर से, कितने वर्ष के लिए, 2 साल के लिए। तो मुझे बताओ अगर ब्याज वार्षिक कंपाउंड हो रहा है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 44%। याद होना चाहिए, 10 और 20 और 5% तो याद ही कर लो, है ना। 20% अगर ब्याज की दर है तो 2 साल में 44% ब्याज मिलेगा, ये आपको याद होना चाहिए, वरना नहीं कर सकते आप पेपर में जल्दी सवाल। देखिए बच्चों, अगर समय 2 साल है, 2 साल मतलब क्या होता है, 24 महीने। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, अर्धवार्षिक संयोजित करोगे, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, 6 महीने। तो 6 महीने की साइकिल 4 बन जाएंगे ना, 6 महीना प्लस 6 महीना प्लस 6 महीने प्लस 6 महीना हो गया 24 महीने, 2 साल। हर 6 महीने में आपका पैसा इंक्रीज होगा। अब बताओ अगर ब्याज 1 वर्ष में 20% है तो 6 महीने में कितना होगा, 10%। अगले 6 महीने में 10%, अगले 6 महीने में 10%, अगले 6 महीने में फिर 10%। यानी कि आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 10% का 4 बार सक्सेसिव इंक्रीज होगा।
अब खुद बताओ, 10% का 2 बार इंक्रीज करेंगे क्या आता है? 21%। लिख लो ये। 10% का 3 बार करेंगे क्या आता है? 33.1%। और 10% का 4 बार इंक्रीज आता है 46.41%। ये डेटा 5, 10 और 15, 5, 10 और 20% सबसे ज्यादा इसी पे सवाल आता है, याद रख लो ये। तो अगर आप वार्षिक संयोजित करोगे कितना ब्याज मिलेगा? 2 साल में 44%। हाफ ईयरली संयोजित करोगे कितना ब्याज मिलेगा? 46.41%। तो हाफ ईयरली छमाही संयोजित करने पर कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? घटाएंगे 2.41, जबकि सवाल के अनुसार ब्याज के रूप में कितने रुपए अधिक मिले? 723। तो 2.41% की वैल्यू 723 रुपए के बराबर है। यह सवाल कहीं से भी मुश्किल नहीं है, और ये तो आया हुआ है भैया असिस्टेंट ऑपरेटर का, है बच्चों। यहां से अगर डेसिमल हटाओगे तो ऊपर उधर 2 डिजिट बढ़ जाएंगे ना, 2 जीरो सॉरी। 241 से कितनी बार जा रहा है? 3 बार। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1% की वैल्यू मेरे भाई 300 आ गई। आपसे पूछा धनराशि, धनराशि कितनी है? 100%। 100% यानी कि आप 2 जीरो चुपका देंगे तो क्या आएगा? 100 से गुणा कर देंगे, 30,000 रुपए। क्या ऑप्शन है? बी आंसर है। समझ में ना? अच्छा सवाल है, बहुत तसल्ली से मैंने आपको पढ़ाया। सवाल नंबर 7 करेंगे। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 10.24 √3 मीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप मीटर में ज्ञात कीजिए, है ना। यूपीएसआई में भी एक सवाल आया था समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर। सुनिए बच्चों, समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं भाई, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? √3/4 भुजा का वर्ग, √3/4 ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? √3/4 ए स्क्वायर। ये कितना दिया है मेरे भाई? 10.24 √3 ये दिया है प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, √3 से √3 कट गया दोनों तरफ से। अच्छा अंडरूट ले लेते हैं, ये आ जाएगा a/2। 10.24 का अंडरूट कितना आएगा? 3.2। भाई 32 का वर्ग होता है ना 1024, तो हमने दोनों तरफ से अंडरूट ले लिया। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई 3.2 का दुगुना 6.4 मीटर में। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछी होती तो आंसर आता 6.4 मीटर। पूछा परिमाप। परिमाप क्या होता है किसी त्रिभुज का? तीनों भुजाओं का योग। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, हर भुजा 6.4 मीटर है, तो परिमाप क्या आएगा? 6.4 का 3 गुना, 6.4 का 3 गुना यानी कि 19.2 मीटर। डी ऑप्शन। समझे? तो कितना आसान सवाल है, तुरंत हो रहा है, ये बताइए। सवाल नंबर 8 करिए बच्चों। 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कैसा हो रहा है? तिमाही संयोजित, तिमाही चक्रवृद्धि नहीं, तिमाही संयोजित कितना है? हर 3 महीने में संयोजित हो रहा है, कितना है प्यारे बच्चों बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, कौन करेगा? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 फॉर 9 months एट 20% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। केवल काम की बात देखो, प्रिंसिपल है 12,000 रुपए, समय है 9 महीने, ब्याज की दर है 20%, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, कैसे संयोजित हो रहा है? हर 3 महीने में संयोजित हो रहा है। हर 3 महीने का मतलब, क्वार्टर का मतलब 3 महीने। हर 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको हम ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। हर 3 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज करेंगे। ध्यान सुनिएगा प्यारे बच्चों, समय कितना है? 9 महीने। 9 महीने का ब्याज निकालना है, ठीक है बच्चों। ब्याज हर 3 महीने में संयोजित होता है, यानी कि हर 3 महीने में आपका पैसा सक्सेसिव इंक्रीज होगा। तो 3 महीना 3 महीना 3 महीना हो गया 9 महीना, 9 महीने हो गया। आप एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 1 साल में 20% है, 1 साल में 20%, तो 3 महीने में कितना ब्याज होना चाहिए? 3 महीने का मतलब होता है क्वार्टर, 1/4 साल। अगर 1 साल में 20% है, 12 महीने में 20% है, तो 3 महीने में क्या होगा? 4 से भाग देंगे 5%। अगले 3 महीने में
5%, फिर अगले 3 महीने में भी 5%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा बच्चों, वो 5%, 5%, 5% का सक्सेसिव इंक्रीज मिलेगा। बताओ कितना होता है? मैंने अभी बोला 5, 10 और 20, ये याद कर लो कम से कम। अगर 5% का 3 बार आप वृद्धि करोगे सक्सेसिव, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 15.7625। याद होना चाहिए बेटा, ये आपको राक्षस जैसा नहीं दिखना चाहिए, साथी जैसा दिखना चाहिए। 15.7625% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 16% से हल्का कम। रुपए में पूछा है, प्रिंसिपल कितना है? 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए का 15.7625% आपको मिलेगा। है सचिन? 12,000 रुपए का 15% अगर आप निकालो तो 12,000 का 15% क्या आएगा? 120 गुणा 15, 1800, यानी कि आंसर 1800 से तो ज्यादा आएगा, है ना बच्चों? और 2,000 से कम आएगा, यानी कि आंसर क्या है? डी। 15.7625% क्या है? 16% से कम। तो जो भी आंसर आएगा 12,000 का ब्याज तो 16% से कम मिलेगा ना। तो परसेंटेज से 2 जीरो कट गया। 120 गुणा 16 क्या होता है? 1920। तो 1920 से कम आएगा, इसलिए 2,000 आंसर क्रॉस नहीं करेगा। तो आंसर क्या है? डी। पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी होती, ऑप्शन ही मदद करते हैं आपकी। लेकिन ये सीखे कहां? बच्चा सीखता ही नहीं है सब। मिस्टर एक्स 810 किलोमीटर, 492 किलोमीटर और 988 किलोमीटर की दूरी क्रम से 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो मिस्टर एक्स अलग अलग दूरी चल के जा रहे हैं अलग अलग वाहन की चाल से। ठीक है बच्चे? मिस्टर एक्स की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल, औसत चाल का कॉन्सेप्ट जानते हैं आप लोग बच्चों? क्या होती है औसत चाल? औसत चाल मतलब कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय, यही है मेरे भाई। तो मिस्टर एक्स कुल कितनी दूरी जाते हैं सचिन? कुल कितनी दूरी जाएंगे? 810 किलोमीटर प्लस 492 किलोमीटर प्लस 988 किलोमीटर। मिस्टर एक्स इतनी दूरी जाते हैं। इस दूरी को जाने में समय कितना लगा? समय नहीं दिया, समय निकाल सकते हो। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। 810 किलोमीटर जाते हैं 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा? 810 बटे 30, यही समय लगेगा कि नहीं? यानी कि 27 घंटे, है ना भाई? मिस्टर एक्स कुल इतने किलोमीटर की दूरी गए हैं, समय कितना लगा है? 810 किलोमीटर जाएंगे 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो 27 घंटे। ऐसे ही 492 किलोमीटर जाएंगे 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा? 492 बटे 12, तो 12 चौक 48, 12 कम 12, 41 घंटे। प्लस 988 किलोमीटर जाएंगे 38 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा? 988 बटे 38, तो 38 दूनी 76। ठीक बच्चों? और फिर 26 बार चला जाएगा, यानी कि प्लस 26 आवर। टोटल टाइम इतना लगा। कोई दिक्कत? तो आप बताइए, ऊपर जोड़ लेंगे, बताओ जोड़ के कितना आएगा? 800 प्लस 400 1200 प्लस 900 2100, 88 प्लस 92 कितना हो गया आपका? 180 और 10 190। कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया। तो 2100 प्लस 100 यानी कि ऊपर जोड़ गया 2200, सिंपल आपको जोड़ना है। और नीचे कितना आ गया प्यारे बच्चों? 27 प्लस 26 53, 53 प्लस 41 कितना आ गया? 94। तो 2290 बटे 94 किलोमीटर पर आवर। और आप जानते कि ऊपर नीचे 2 से कट जाएगा, तो कितना आएगा? 1145 बटे 47। तो ये आगे तो दिख नहीं रहा, और सारे ही ऑप्शन में बटे में 47 दिया हुआ है, सारी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब या तो आप डिवाइड कर लेंगे या सीधा आंसर वो होगा जहां ऊपर इकाई का अंक क्या बनेगा? 5। किस ऑप्शन में ऊपर इकाई का अंक 5 है? 7 चौक 28 8, 8 प्लस 8 16 6, नहीं, 7 पंजे 35 5, 5 प्लस 0 5, ये बन रहा है जी। 7 चौक 28 8, 8 प्लस 7 15 का 5, ये बन रहा है। 7 चौक 28 8 प्लस 6 14 का 4, ये नहीं है। यानी कि आंसर या तो सी ऑप्शन है या बी।
ये 25 बार जा रहा है, ये 24 बार के 25 बार पढ़ा जाएगा। 47 का 25 गुना कितना होता है? 47 का 25 गुना होता है 1000 और 1175। 47 का 25 गुना 1175, ये 1145, यानी कि पहाड़ा 25 बार नहीं जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? बी। डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इतना बढ़िया सवाल है। एवरेज स्पीड के सवाल पिछले बार के कांस्टेबल में भी बहुत थे, है ना, और ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर कैलकुलेशन नहीं आएगी। बताइए, कुणाल को 3300 रुपए क्रिय मूल्य वाले पेंट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 25% और 30% की छूट देने के बाद भी उसे 33% का लाभ प्राप्त हो, है ना। एक पेंट का क्रिय मूल्य है 3300 रुपए, इस पे कितना एमआरपी कुणाल भाई साहब लगा दे कि एमआरपी पे अंकित मूल्य पे 25% और 30% की दो लगातार छूट दे, फिर भी कुणाल को कितना फायदा हो जाए? 33%। सेम सवाल ऐसा ही यूपीएसआई के पेपर में आया था इस साल, सेम टू सेम। क्या तरीका है करने का बच्चों? कॉन्सेप्ट यह है कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करने के बाद क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। तो आप सेलिंग प्राइस को क्या कर दो? बराबर। अच्छा एक बार बताओ, पेंट का क्रिय मूल्य है 3300 रुपए। अच्छा अंकित मूल्य पूछा ना, क्या अंकित मूल्य अंकित करना चाहिए पेंट पे कि पहले कितना डिस्काउंट देगा? 25%। 25% डिस्काउंट देंगे 1/4, तो कीमत कितनी रह जाएगी? घट के 3/, फिर कितना डिस्काउंट देंगे? 30%। 30% यानी कि 3/10। भाई 30% अगर कम कर दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? घट के 3/10 अगर कम कर देंगे तो 7/10। ये आ गया सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पे 25% और 30% की दो छूट देने के बाद पेंट का क्रिय मूल्य कितना है? 3300 रुपए। अगर 3300 रुपए पे 33% लाभ कमाना है तो पेंट कितने में बिकनी चाहिए? 100% पर अगर 33% लाभ कमाना है तो पेंट को 133% में बिकना पड़ेगा कि नहीं? 100% में 33% जोड़ दो। ये भी पेंट का सेलिंग प्राइस है, ये भी पेंट का सेलिंग प्राइस है। क्या कर दीजिए और क्वेश्चन सॉल्व। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, है कि नहीं प्यारे भाई? बताओ, 3 से हमारा 33 11 बार और 7 से हमारा 133 19 बार। 11 गुणा 19 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 209। और ये 4 दूसरा 40 उधर जाएगा, तो 209 गुणा 40 रुपए, तो 8000 और 360, 8360 रुपए आंसर है, बी ऑप्शन। बताओ अच्छा सवाल है कि नहीं? तो ये लॉजिक जब तक बालक को पता ही नहीं 90% को कर ही नहीं पाएगा। एक नाव को धारा की दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे, धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः ज्ञात कीजिए। ये तो बिल्कुल लल्लू सवाल है। एक नाव को धारा की दिशा में यानी कि डाउनस्ट्रीम, एक नाव को डाउनस्ट्रीम 72 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लगते हैं, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? 72/8 9 किलोमीटर पर आवर, यही ना। और धारा की विपरीत दिशा में यानी कि सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में, अपस्ट्रीम जाने में सेम 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है? 12 घंटे। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी? 72/12 6 किलोमीटर पर आवर। स्थिर जल में नाव की चाल यानी कि x का मान क्या आएगा? d+u/2, यानी कि 9 + 6 15/2 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? एक ही ऑप्शन में 7.5। धारा की चाल क्या आएगी? धारा की चाल आएगी y का मान d-u/2, 9 - 6 3/2, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये बताओ, सवाल नंबर 12 बनाएंगे जी। दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 है, उनका एलसीएम और एचसीएफ 1729 और 7 है। उन दो संख्याओं का योग क्या है? सचिन, दो संख्याओं का अंतर 42 है, संख्याओं का एलसीएम है 1729, एचसीएफ है 7, संख्याओं का योग क्या? आप खुद बताओ। यह सवाल तो तभी सॉल्व होगा ना जब संख्याएं पता चलेंगी। संख्याओं का एचसीएफ 7 है। अगर दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ 7 है, तो संख्याएं क्या होनी चाहिए? 7 से कटने वाली संख्याएं 7x और 7y होंगी। बहुत अच्छा सवाल है बच्चे,
इस लेवल तक पढ़ते नहीं है। आप ये मत मान के चले कि यूपीएसआई में गणित आसान तो यहां भी आएगा। पिछली बार यूपी कांस्टेबल के पेपर में अच्छे सवाल आए थे, हैं बच्चों। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है तो संख्या 7 से कटने वाले होंगी, 7x और 7, जहां x और y क्या होनी चाहिए, आपस में सहभाज्य। x और y में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब आप खुद बताओ, संख्याओं के बीच का अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर क्या आएगा, 7x माइनस बराबर क्या है 42। तो अगर मैं 7 से काट दूंगा दोनों तरफ तो x माइनस वाई कितना आ गया 6। ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको x और y की वैल्यू पता चलेगी, सही है ना। संख्याओं का क्या दिया, एलसीएम। बताओ संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, ये बताओ जरा। अगर संख्याएं 7x और 7y है, इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में 7 तो आएगा ही आएगा, एक्स वाई का एक्स वाई है ना। तो 7xy एलसीएम होगा, कितना दिया है 1729। तो अगर मैं 7 से काटूं तो कितनी बार जाएगा ये, 7 दूनी 3 2 7 चौक 28 7 सत्ते, तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया, x गुणा वाई बराबर आ गया 7 दूनी 14 7 चौक 28 7 सत्ते 49, यानी कि 247, है ना। तो x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जो आपस में कोपराइम है, जिनको घटा के आता है 6 और जिनकी गुणा करके आता है 200। बताइए बच्चों, कौन सी, क्या आप ऐसी दो संख्या ढूंढ सकते हो जिनको घटा के 6 आए और गुणा करके 247 आए। 247 एक सड़ा हुआ नंबर है, सड़ा गंदा सा नंबर है। 247 के नजदीक किस सड़े नंबर का स्क्वायर आता है, 13 का वर्ग। भाई 247 से छोटा किस अभाज्य संख्या का वर्ग है, ऐसी तो सोचते हैं, और तो कोई रास्ता है नहीं। 247 किससे कटता है, 247 से छोटा आता है 169, 13 का वर्ग है बच्चों। 247 से छोटा 15 का वर्ग भी है 225, लेकिन ये 15 से तो कट नहीं रहा, क्या 13 से कट रहा है, 13 कम 13 और 11, 13 निम्न 117, बिल्कुल ठीक है कि नहीं। ये 13 से कट रहा है सचिन, कट रहा है ना, 13 एकम और 11, 13 निम्मा, यानी कि x आपका 19 आ गया और y 13, 19 माइनस 13 6 है ना, 13 से कट रहा 19 से भी कटेगा, 19 गुणा 13 है ये, तो ये आपको पहचानना पड़ेगा। x 19 आ गया, y 13। संख्याएं पूछता तो संख्याएं आ जाएंगी 7 गुणा 19 और 7 गुणा 13। एक संख्या 7 गुणा 19 आएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी 7 गुणा 13। संख्याओं का योग पूछा है तो योग कर लेंगे। तो 7 कॉमन ब्रैकेट में 19 प्लस 13 32, 7 गुणा 32 कितना आएगा संख्याओं का योग 200, आंसर है। ठीक है ना बच्चों, बढ़िया सवाल है। संख्याओं का योग पूछा है तो 7x प्लस 7y, 7 का मल्टीपल तो आएगा ही आंसर। 7 से ये नंबर कटता है, 7 से भी कटता है, ये नंबर 7 से कटता ही नहीं है, ये 7 से कटता ही नहीं, तो दो ऑप्शन आप देखते ही हटा सकते थे, है ना बच्चे। चलिए, यस, यूपी कांस्टेबल 2024 का ही सेम सवाल है ये, सेम। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 साल बाद 4460 और 6 साल बाद 6690 हो जाती है, अनुमानित राशि ज्ञात कीजिए। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक धनराशि, यानी कि कोई प्रिंसिपल चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल बाद कितना हो जाता है बच्चों 4460 रुपए, और 6 साल बाद हो जाता है 6690 रुपए। तो 3 साल प्लस 3 साल 6 साल होता है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं ये 4460 रुपए ही अगले 3 साल में 6690 रुपए हो जाएंगे ना, है बच्चों। क्योंकि जो 3 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए मूलधन है, तो 3 साल बाद 4460 रुपए, यही 4460 रुपए अगले 3 साल में कितने हो गए 6690। आपका पैसा 3 वर्ष में 4460 से 6690 हो गया। बताओ कितने गुना हुआ, ये कितने गुना दिख रहा है आपको, 6690 को 4460 से भाग करो, बताओ कितने गुना हो गया, 1.5 गुना नहीं दिख रहा आपको। 44 का 1.5 गुना 66, 60 का 1.5 गुना 90, तो साफ साफ ये पैसा कितने गुना हो गया प्यारे बच्चों, 1.5 या 3/2 गुना, 1.5 गुना हो रहा है कि नहीं। तो यहां भी आपका पैसा 3 साल में 3/2 गुना होना चाहिए। मूलधन पूछा है तो प्रिंसिपल का 3/2 गुना ही आपका क्या है प्यारे बच्चों 4460 रुपए। तो मूलधन कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों बताइए, हैं जी। 3 से अगर काटेंगे तो 3 एकम 3,
एक 4 3 चौक 12, 2 6 3 अट्ठे 24 और 2 3 छिंग 18, यानी कि 1486 आएगा अप्रोक्स में। इसका दुगुना कितना आएगा? 1486 का दुगुना आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखो 3000 तो क्रॉस नहीं करेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? अप्रोक्स डी के करीब। ठीक है, नहीं डी नहीं, सॉरी, यही आएगा 2973.33। ठीक है बच्चों, ऑप्शन प्रिंसिपल क्या आएगा? 1486 का दुगुना अप्रोक्स आएगा प्यारे बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? 2800 प्लस 172, 2972 के करीब। ठीक है बच्चे, आइए 169 और 144 का माध्य समानुपात मीन प्रोपोर्शनल क्या है? दो संख्याएं अगर दी जाएं ए और बी, तो उनका मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं बच्चों? रूट ए बी। दो संख्याएं ए और बी हैं, तो उनका मीन प्रोपोर्शनल या माध्य समानुपात निकालने के लिए आए तो आप इनकी गुणा करो और गुणा करके अंडर रूट ले लो। भाई 169 का अंडर रूट 13 और 144 का अंडर रूट 12, तो 13 गुणा 12 कितना आ गया? इसका आंसर 156। आसान सवाल है ऑप्शन नंबर ए, लेकिन कंसेप्ट तो पता हो पहले। 18%, 6% और 25% की क्रमिक छूट के एकल समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए, बताइए। 18%, 6% और 25% की तीन लगातार छूट है, इनके बराबर आपको सिंगल छूट परसेंटेज बतानी है। करो जरा, बढ़िया टेस्ट बनाया पहला, आसान सवाल भी हैं और तगड़े भी हैं। तीन लगातार डिस्काउंट के बराबर सिंगल छूट निकालना तो बहुत कम बच्चों को आता होगा, है बच्चों। और ये वैल्यू ऐसी है, इनका रेशियो बनाओगे तो कैलकुलेशन टफ लगेगी कि नहीं। तीन लगातार छूट अगर किसी वस्तु पर दी जाए तो सिंगल छूट कैसे निकालते हैं, इसकी डायरेक्ट ट्रिक है कि नहीं बच्चे? क्या ट्रिक है? ऑप्शन देखो, देखो ऑप्शन कितने नजदीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप हवाबाजी में लगभग सॉल्व कर लोगे, बहुत नजदीक ऑप्शन है। क्या है? पहले तीनों को जोड़ो, 18 प्लस 6 24 और 25 49, ये 49 आ गया। माइनस, फिर आपको क्या करनी है? दो दो की गुणा, 18 छिक्का 108, 25 छिक्का 150, 25 गुणा 18, 25 गुणा 18 आ जाएगा 500 से 50 कम 450। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 150 प्लस 450, 600 प्लस 108 700। मुश्किल नहीं है, 708 को भाग करना है आपको 100 से, तो 7.08, फिर प्लस, फिर तीनों की गुणा करो, 18 गुणा 25 450, 450 छिक्का कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2700। कितना आ गया? 2700। 2700 को आपको भाग देना है 10,000 से, 10,000 4 जीरो से भाग देना है, तो दशमलव यहां लगेगा प्यारे बच्चों। ये आया, ये आया है प्यारे भाई। ठीक है जी, तो बताओ क्या आंसर आ जाएगा फिर इस सवाल का? 49 में से 7 घटाएंगे लगभग 42, और ये इनका भी हिसाब किताब करेंगे तो 42.19% आना चाहिए, ए ऑप्शन। 0.27 में से 0.08 घटाएंगे 0.19, और 49 माइनस 7 42, तो 42.19% है बच्चों। कितना बेहतर, यही एकमात्र तरीका है ऐसे सवालों में नेट डिस्काउंट जल्दी निकालने का। ठीक है बच्चों, एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। और सवाल नंबर 16, 15,000 रुपए पर छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाने वाला 20% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना। देखो काम की बात पढ़ा करो, मूलधन कितना है? 15,000 रुपए। ब्याज कैसे कंपाउंड हो रहा है? हर 6 मंथली, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, हर छमाही संयोजित हो रहा है। ब्याज की दर कितनी है? 20%। समय कितना है? 1.5 साल। यही है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 1.5 साल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 18 महीने। 1.5 साल मतलब 18 महीने। अगर ब्याज आप छमाही संयोजित करोगे तो हर 6 महीने में आपका पैसा बढ़ना चाहिए, हर 6 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज होना चाहिए। तो 18 महीने में 6 महीना प्लस 6 महीना प्लस 6 महीना, 3 क्रम हो गए पूरे। आप खुद बताओ, अगर ब्याज की दर 1 साल में 20%, 1 साल 12 महीने में 20% है, तो हर 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। अगले 6 महीने में 10%, अगले 6 महीने में 10%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा मेरे भाई, क्या वो 10, 10 और 10 का सक्सेसिव नहीं मिलेगा? और 10 से ज्यादा आसान क्या है?
10 का 3 बार सक्सेसिव करने पर आएगा 33.1%। याद होना चाहिए। तो 33.1% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कितने रुपए का? 15,000 रुपए का 33.1%। परसेंटेज से हमेशा 2 जीरो काट दिया करो, दशमलव से 1 जीरो। तो आंसर के एंड में जीरो नहीं आएगा, क्या आएगा? 5। 15 की 331 में गुणा करेंगे तो 5,000 क्रॉस नहीं करेगा। आंसर क्या आएगा? 4500 और 450 और 15। ठीक है ना बच्चों? चलिए, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 17। बनाइए। ए अपनी इनकम में से 35% बचत करता है। उसकी इनकम में 20.1% की वृद्धि होती है, खर्चा 25% बढ़ जाता है। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना करें। आय खर्चा बचत का मोस्ट पॉपुलर सवाल है। हो सकता है पेपर में थोड़ा आसान डेटा आए, लेकिन सवाल तो ये बनता है बहुत ज्यादा है। एक आदमी अपनी इनकम में से 35% बचत करता है। इनकम बढ़ गई 20.1%, खर्चा भी आदमी ने बढ़ा दिया, तो बचत में भी बदलाव आएगा। वही पूछा कितना आएगा। ऐसे सवाल 100 मान के भी सॉल्व होते हैं, पर 100 मान के कैलकुलेशन मुश्किल होती है। डेविएशन से भी सॉल्व होते हैं, वो आपको आता नहीं होगा, इतना ना पढ़ते कांस्टेबल वाले। ठीक है बच्चों? फिर क्या है? एलिगेशन। भाई इन सब बच्चे जानते हैं कि आय बराबर खर्चा प्लस बचत, और जहां प्लस आता है वहीं क्या लगता है? एलिगेशन या डेविएशन। तो आप बताओ प्यारे बच्चों, क्या आप इस आदमी के खर्चे और बचत का रेशियो बता सकते हैं? ए अपनी इनकम में से 35% बचत करता है। इनकम में से 35% का मतलब 7/20, 5%, 1/20, 35%, 7/20। यानी कि अगर ए 20 रुपए कमाता है तो 20 में से 7 बचत करता है, तो बाकी का 13 खर्चा करता है। तो ए के खर्चे और बचत का रेशियो कितना है? 13 रेशियो, ये पता लग गया। इनकम 20.1% बढ़ती है। इनकम का मतलब खर्चा प्लस बचत। यहां क्या आता है? खर्चा प्लस बचत। इनकम, इनकम कितना बढ़ी? 20.1%। खर्चा, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? खर्चा 25%। सवाल आपसे पूछा है बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी। है कि नहीं बढ़िया एलिगेशन? तो ये अगर आप एक बार ऐसे सवालों को करने का सिस्टम समझ गए, आप कोई भी कर लोगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप बताओ प्यारे बच्चों, ये 25 में से 20.1 घटाएंगे कितना आएगा? 4.9%, है ना? अब 7 से 4.9 कितने गुना है? 0.7, 7 सत्ते 49। तो यहां भी 13 की वैल्यू 0.7 से गुणा होगी, तो 13 सत्ते 91, 9.1%। है कि नहीं भाई? 0.7 से गुणा। अब आप खुद सोचो, 20.1 से कम है 25, है ना? मीन वैल्यू से, सॉरी ज्यादा है, 20.1 से ज्यादा है 25, तो यहां 20.1 से कम आएगा। कितना कम आएगा? 9.1। तो 20.1 में से 9.1 घटाएंगे, क्या आएगा? 11%। भाई इन दोनों के बीच की संख्या बननी चाहिए ना यहां पर। तो ये 20.1 से बड़ा हो रहा है, तो यहां 20.1 से छोटा, 9.1 घटा दिया। आंसर ये बताओ बच्चों। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 पाइप, जिनमें सबसे बड़ा पाइप अकेले टंकी को 87 मिनट में भर सकता है, एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? मान ले कि प्रत्येक पाइप से गुजरने वाले पानी के प्रवाह की दर उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। हर पाइप से जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी जो दर है व्यास के वर्ग के समानुपाती है। किसी पाइप से जो पानी फ्लो कर रहा है, क्या चीज है वो? एफिशिएंसी। किसी पाइप की एफिशिएंसी ज्यादा, उससे ज्यादा पानी निकलेगा, टंकी में भरेगा। किसी की एफिशिएंसी कम है तो कम पानी फ्लो होगा। तो यानी कि पाइप से गुजरने वाले पानी के प्रवाह की दर यानी कि एफिशिएंसी क्या दिया है सवाल में? सीधा व्यास के वर्ग के समानुपाती। एफिशिएंसी जो है वो व्यास के स्क्वायर के समानुपाती है। यहां 3 पाइप है जिनके व्यास दिए हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इन तीनों पाइपों की एफिशिएंसी का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा, जैसा सवाल में कहा है व्यास के रेशियो का क्या कर दीजिए? स्क्वायर। तो अगर 2, 3, 4 इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, ये तीनों पाइपों की एफिशिएंसी आई। सबसे बड़ा पाइप कौन सा है? तीसरा वाला, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा पाइप 87 मिनट में टंकी भर सकता है। सबसे बड़े पाइप की एफिशिएंसी है 16। 87 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 87 से गुणा, ये क्या आ गई? टंकी की कैपेसिटी। पूछा क्या है?
अगर सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, है ना, तीनों पाइप अगर एक साथ खोलेंगे तो कितनी एफिशिएंसी से भरेंगे? 4 9 13 प्लस 16 29। तो 29 एफिशिएंसी के साथ टंकी भरने में तीनों पाइप को कितना समय लगेगा? 29 से डिवाइड कर देंगे। 29 से 87 3 बार कट गया, 48 मिनट। 16 3 48। तो जो सवाल देखने में मुश्किल लग रहा है जरूरी नहीं कि वो हो। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर है 19। अब आप देखिए, ये सेम टू सेम सवाल हमने यूपीएसआई की 15 मार्च की शिफ्ट 1 का लिया है। अच्छा सवाल है। 3 नल एबीसी एक टैंक को 60 70 और 50 घंटे में भर सकते हैं ना। ए एक टैंक भर सकता है 60 घंटे में, बी 50 घंटे में, और सी बी 70 घंटे में, सी 50 घंटे में। तीनों नल 10 घंटे के लिए खोले जाते हैं, फिर बी और सी को बंद कर दिया जाता है। बचे टैंक को भरने में ए को कितना समय लगेगा? हमने तीनों पाइप 10 घंटे के लिए खोले, 10 घंटे के बाद बी भी बंद कर दिया, सी भी बंद कर दिया। फिर बचा टैंक कौन भरेगा? अकेला ए। यही पूछा, बचे टैंक को अकेला ए भरने में कितना समय लेगा? बचा टैंक यानी कि 10 घंटे के बाद, 10 घंटे तक तो तीनों पाइप भर चुके हैं, 10 घंटे के बाद जो बचा कुचा टैंक है उसे अकेले पाइप ए भर रहा है, वो भरने में कितना समय लगेगा? यही है ना। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है कि जहां सवाल देखा वहां लेने लगा एलसीएम। एलसीएम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी होगी बेटे, ऐसे सवालों में आप एलसीएम इतना बड़ा निकालोगे, पागल होगे कि नहीं? आप बताओ। 3 नल है, एक टैंक को 60 70 50 घंटे में भर सकते हैं। हमने तीनों पाइप खोले, लेकिन 10 घंटे के बाद बी और सी को बंद कर दिया। तो बी और सी तो केवल 10 घंटे चालू रहे ना सचिन। बी पूरी टंकी भरता है 70 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/70। तो बी 10 घंटे में कितना बढ़ेगा? 10 बटे, यानी कि 1/7। ऐसी सी पूरी टंकी भरता है 50 घंटे में, 1 घंटे में भरेगा 1/50। 10 घंटे में सी कितनी टंकी भरेगा? 10 बटे, यानी कि बी और सी कितनी टंकी भरेंगे 10 घंटे में मिलकर? ये 5 + 7 12/35 है ना। बी और सी कितनी टंकी भर देंगे? 12 लेकिन पूरी टंकी भरी गई है, तो बाकी बची कुची टंकी कौन भरेगा? ए। भाई टोटल 1 में से 12/35 टंकी तो बी और सी ने ही भर दी है, तो यानी कि ए टंकी का 23/35 हिस्सा भरेगा, है बच्चों। ए पूरी टंकी भरता है 60 घंटे में, तो ए 23/35 टंकी कितने घंटे में भरेगा? 60 से गुणा कर देंगे, तो 5 से 60 12 बार, और 5 से 35 7 बार। बताओ क्या आएगा? 23 × 12 यानी कि 276। 276/7 आ गया ना बच्चों ये। तो कितना आया? कट तो रहा नहीं है, 7 × 21, 6 7 नाम 63, 7 चौक 28, यानी कि अप्रोक्स 39.4 आवर्स। तो ए जो है टंकी, यही आएगा ना 39.4 आवर्स। ठीक है बच्चों, तो 39.4 घंटे ए टंकी भरेगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। ए तो बेटा, ए ने टंकी का 23/35 हिस्सा भरना था, जो भरा उसने 39/4 घंटे में। लेकिन पूछे क्या? बची टंकी को भरने। बची टंकी मतलब 10 घंटे के बाद। ए ने टोटल कितने घंटे टंकी भरी है? 39.4 घंटे। लेकिन 10 घंटे तो तीनों पाइपों ने मिलकर भरी है। उसके बाद अकेले ए ने टंकी भरने में बची टंकी को कितना समय लिया? 39.4 में से 10 घटाएंगे तो आंसर आएगा अप्रोक्स 29 पॉइंट। तो ये क्या गजब सवाल है ना, गजब सवाल और गजब का मेथड है। आइए सवाल नंबर 20 करो बच्चे। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम का 2024 का। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई 8-7 के अनुपात में साइकिल पर सवार एक आदमी इस मैदान के परितः 28.8 किलोमीटर पर आवर की गति से 2.5 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है? एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 8:7 है। ये रेशियो को एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो आप मुझे बताओ इस मैदान का एरिया क्या आएगा? एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 8 7 56, यही आएगा ना सचिन। तो 56 में क्या आ रहा है बच्चों? 7। वैसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि जो आंसर 7 से कटने वाला होगा वही होना चाहिए, जो ऑप्शन 7 से कटेगा। 7 से ये कटता है, 700 + 196 7 से कटेगा। 700 कट गया, 96 बच गया। नहीं,
700 कट गया, 146 बच गया नहीं। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 700 कट गया, 296, 280 कट गया, 16 बच गया नहीं। एक ही ऑप्शन है जो पहला 7 से कट रहा है आंसर। कोई दिक्कत? इतना बड़ा सवाल है, इतना बढ़िया सवाल है, तो जानबूझ के एग्जामिनर ने आपको सहूलियत दी है कि आप कैसे चेक कर लो ऑप्शन से। लंबाई चौड़ाई का रेशियो 8:60 है, तो एरिया क्या आएगा 56। 56 में क्या आता है 7। 7 का मल्टीपल केवल ए है, बाकी कोई नंबर 7 से कट रहा है नहीं, आंसर आ गया। आइए, सी और बी एक काम को 18 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक साथ में काम किया, फिर सी चला गया। बी बचा काम कितने दिन में पूरा करेगा? सी एक काम 18 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में। उन्होंने 8 दिन तक साथ में काम किया, फिर सी चला गया। बी बचा काम, बचे काम का मतलब 8 दिन के बाद वाला है ना। बचा काम बी कितने दिन में करेगा? अच्छा, 8 दिन तक दोनों साथ में काम करते, फिर सी चला गया, तो सी ने तो केवल 8 दिन काम किया है। सी पूरा काम करता है 18 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/, तो सी 8 दिन में कितना काम करेगा बच्चों 8/, यानी कि 2/9। तो सी ने टोटल काम का कितना हिस्सा किया है? 2/9 काम सी ने किया है, तो सॉरी 2 से काट लेंगे ना, 4/9। तो सी ने टोटल काम का कितना हिस्सा किया? 4/9। तो लेकिन बचा काम फिर किसने किया होगा? बी ने। भाई सी अगर काम का 4/9 हिस्सा करता है, तो बी ने बचा काम किया होगा। 1 में से 4/9 घटाइए, तो बी ने कितना काम किया 5/। तो बी ने तो स्टार्टिंग से एंड तक फुल टाइम काम किया, बी तो छोड़ के गया नहीं है। बी पूरा काम करता है 24 दिन में, तो बी 5/9 काम का हिस्सा कितने दिन में करेगा? 24 से गुणा, ये आ जाएगा ना। तो 3 अट्ठे 24 और 3 तिया, ये आ जाएगा 40/3 दिन। अगर सवाल में यह पूछा होता कि बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो आंसर आता 40/3 दिन। यह भी पूछा होता कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो भी आता 40/3 दिन, क्योंकि बी ने शुरू से एंड तक काम किया है, काम शुरू होने से काम खत्म होने तक पूछा है। बी बचा काम कितने दिन में करता है, यानी कि 8 दिन तक तो बी और सी ने साथ में काम किया था, तो बी के शुरू के 8 दिन नहीं लेने। 40/3 में से आप 8 घटाओगे तो कितना आएगा? 40 - 24, 16/3 दिन। तो बी ने बचा काम 16/3 दिन में किया है, जो 5 से ही 1/। ये वो तरीके हैं जिनमें एलसीएम लेना ही नहीं पड़ता है ना, सीधा ऐसे ही सवाल हो जाता है। आइए, सवाल नंबर है आपके सामने 22, करो। वृत्ताकार, ये भी यूपी कांस्टेबल के एग्जाम का है जो कैंसिल हो गया था, है बच्चे। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 3.2 रुपए पर मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। बाड़ लगाने का मतलब जैसे एक वृत्ताकार मैदान है, हमें इसके चारों ओर कांटेदार फेंसिंग करनी है, चारों ओर ये इस, तो ये एक तरीके से क्या है, वृत्ताकार मैदान की परिधि है। 1 मीटर पे कितना खर्चा आता है? 3.2 रुपए। तो पूछा पूरे पे बाड़ लगाने का खर्चा क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, इस वृत्ताकार मैदान की क्या निकालोगे? परिधि, और परिधि निकाल के किससे गुणा कर देंगे? 3.2 से। परिधि क्या होता है? 2 पाई। परिधि होती है वृत्त की 2 पाई आर। पाई का मतलब 22/7। तो आपको सबसे पहले क्या निकालनी है यहां पे? रेडियस, और फिर उसको किससे गुणा कर देंगे आप? 3.2 से। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आंसर आएगा, 22 तो कटेगा नहीं ना, 22 में क्या 11, 11 से कटने वाला आंसर होगा कि नहीं सचिन? कौन सा नंबर 11 से कटता है? 6 3 9 और 3 का डिफरेंस 6 नहीं कट रहा। 5 3 8 और 9 का डिफरेंस 1, 11 से नहीं कटता। या 5 और 16 का डिफरेंस 11, ये नंबर 11 से कट रहा है, कट रहा है। उसके बाद 4 2 6 और 2 4, ये नंबर भी 11 से कट रहा है। तो यहां पे हम 2 ऑप्शन में फंस गए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ठीक है ना बच्चों? अब आप एक बार बताइए कि जब आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 में क्या आता है? 8। तो 8 से भी कटना चाहिए, तो 8 से ये नंबर भी कट रहा है, 808। 8 से नंबर 8 दूनी 16, ये नंबर भी कट रहा है। तो हम 2 ऑप्शन में फंस गए ना। तो हमें ये सवाल क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे? अब सबसे पहले क्या निकालनी है? रेडियस। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर
22/7 आर स्क्वायर। रेडियस अगर हम इसकी आर मान लेते हैं। अब यहां पे एरिया दिया है हेक्टेयर में, हेक्टेयर को मीटर में कैसे बदलते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 13.86 हेक्टेयर को 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 138600, यह आएगा ना, 138600 मीटर स्क्वायर। 10,000 से गुणा कर देंगे। अब बताइए कितनी बार जाएगा ये, 22 छिक्का 132 और 22 तिया 66। ठीक है बच्चों, तो आर स्क्वायर कितना आएगा, 6300 गुणा 7, 63 गुणा 7 आ गया भी 441,000। तो जब हम अंडरूट लेंगे तो रेडियस कितनी आ गई यहां पे, 210। सवाल को करने का शॉर्ट तरीका भी है, पर कांस्टेबल वाले बच्चे उस पर ध्यान नहीं देंगे कि डायरेक्ट आप एरिया से क्या निकाल सकते हो, परिधि निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। बच्चा 1 घंटा में पूरी मेंसुरेशन पढ़ना चाहता है? तो ये इसलिए मैं आपको बेसिक मेथड ही बता रहा हूं। तो यहां पे रेडियस कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 210, रेडियस 210 आ गई। तो 2πr पहले आप परिधि की लंबाई निकालेंगे, फिर 3.2 से गुणा करेंगे, दशमलव से 0 आपका कट ही गया, तो 7 तिया 21। अब बताइए, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, 4 एंड में 4 यूनिट डिजिट आएगा, तो इसलिए आंसर क्या बना इसका, डी वाला आंसर है बच्चों। लेकिन 2 ऑप्शन हट जाने से अगर आप तुक्का भी मारोगे तो आपका चांस सही होने का 50% है। यहां से आपने कैलकुलेशन की, केवल इकाई अंक मैच करना, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। 2 दूनी 4, तिया 12 और 12 दूनी 24, एंड में 4 बनेगा, वो एक ही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, चलिए आखिरी सवाल, सवाल नंबर 23। एक आदमी शांत पानी में 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। उसने पाया कि उसे धारा के अनुकूल नाव चलाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में दुगना समय लगता है। धारा की गति क्या है? एक आदमी की शांत जल में चाल दे रखे 22.5 किलोमीटर पर आवर, ये एक्स की वैल्यू है ना। उसने ये पाया कि उसे अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से दुगना समय लगता है। ठीक बच्चों, तो स्ट्रीम धारा की चाल क्या है? देखो, आदमी दूरी तो सेम जाएगा, आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसने देखा यार अपस्ट्रीम में तो मुझे डबल टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम में। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा, हमेशा ऊपर डाउनस्ट्रीम लिखा करो, नीचे अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से दुगना समय लगता है। डाउनस्ट्रीम में 1 घंटे लगता है, तो अपस्ट्रीम में कितना लगता है, 2 घंटे। टाइम का रेशियो है। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम सेम डिस्टेंस जाने में लगने वाले किसका रेशियो, समय का। समय का रेशियो बच्चों 1:2 है, तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, उल्टा 2:1। ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है। आपको एक्स की वैल्यू दी है और पूछा है धारा की चाल यानी कि वाई की वैल्यू, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक्स से वाई का रेशियो। इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, अगर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो पता है तो एक्स से वाई का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा बच्चों, क्या, यही 2 + 1/2 माइनस कंपेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, यानी कि 3/1, खत्म। एक्स की वैल्यू यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, एक आदमी 22.5 किलोमीटर पर आवर जाता है स्टिल वाटर में, 3 की वैल्यू 22.5 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/3, यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल आएगी। कौन सा ऑप्शन है, सी है बच्चों। तो बढ़िया सवाल था, सारे बढ़िया थे। ये मैक्सिमम लेवल है, अगर एग्जामिनर ने अपने पड़ोसियों तक के जोर लगा दिए तो भी इससे ऊपर के सवाल वो सेट नहीं कर सकता। अगर आप इसमें से 23 में से 15 सवाल भी कर रहे हो ना, तो भी आपकी तैयारी बढ़िया है। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल सॉल्यूशन सेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और